हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे एक पीएसयू बैंक, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक, केनरा बैंक के बारे में। क्यों डिस्कस करना है इस स्टॉक को? क्योंकि सबको पता है पीएसयू बैंक्स अंडर प्रेशर रहते हैं। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, एसबीआई बैंक। तो इन स्टॉक्स को क्यों डिस्कस करना है? क्या इसके अंदर कुछ वैल्यू है? कहाँ हमें इसे खरीदना है या नहीं खरीदना है, कितना खरीदना है, क्या इनके फंडामेंटल्स कुछ चेंज हो रहे हैं, या टेक्निकली कुछ ऐसे ही बातें हैं इसके अंदर जिससे हम पैसा बना सकते हैं। देखो, मार्केट में जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है पैसा बनाने की, वहाँ हमें पैसा बनाना चाहिए। तो एक ऐसा ही स्टॉक है केनरा बैंक। यहाँ हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आती है पैसा बनाने की, तो हम उसे मिस आउट क्यों करें? तो इस पे हम डिस्कस करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कैसे इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने की। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसे और देखते हैं इसके एक एक चीज़ को, कैसे इसके फंडामेंटल्स हैं, टेक्निकल्स हैं, किस लेवल पर ये काम कर रहा है, क्या इसका लाइफ टाइम हाई है, क्या 52 वीक हाई है, कितना लो इसने बनाया था, कितना लो से ऊपर आ चुका है, कितना ऊपर से नीचे है ये अभी, कितने लेवल पे हमें खरीदना है और कितना ये ऊपर जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं केनरा बैंक। अब देखेंगे इसका प्राइस जो है 127.40 BSE पे बंद हुआ है और 127.40 जो है NSE पे बंद हुआ है। 128 का आज इसने हाई बनाया था और ऑलमोस्ट इसके आसपास ही बंद हुआ है। 125.50 का इसने आज लो बनाया है। 52 वीक हाई देखेंगे 232.90 है और 73.585 जो है 52 वीक लो है इसका। वॉल्यूम देखेंगे, अच्छा वॉल्यूम इसमें रहता है, लिक्विडिटी अच्छी है इसके अंदर पूरी। देखिए पूरी ट्रेडिंग होती है इसके अंदर, तो वॉल्यूम्स अच्छे हैं इस पीएसयू बैंक में। कंपनी की स्ट्रेंथ जो है, कंपनी विद 0 प्रमोटर प्लेज है। डेली चार्ट पे वेरी बुलिश नज़र आता है, वीकली चार्ट पे भी देखें तो वेरी बुलिश नज़र आता है, मंथली चार्ट पे वेरी बेरिश नज़र आता है। अगर मार्केट कैप को देखें तो एक मिड साइज का बैंक है, 18,517 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। बुक वैल्यू जो है 229 के आसपास की है। अगर आप प्राइस देखेंगे तो 127 चल रहा है और बुक वैल्यू जो है 229 की है। अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी डाउन चल रहा है, 100 रुपीज़ डाउन चल रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो नोट करने वाली है। डिलीवरी देखेंगे तो बहुत कम जा रही हैं। 3 डेज़ की एवरेज 18% है, आज जो गई हैं 13% के आस गई हैं। 5 डे की जो है 20% है, 8 डेज़ की 19% है। तो डिलीवरी जो है बहुत कम जा रही है, ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इंट्राडे ट्रेडिंग। डिलीवरी परसेंटेज क्या होती है? जो वॉल्यूम होते हैं, टोटल शेयर्स किसी दिन ट्रेड करते हैं, उसमें से कितनी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी गई हैं और कितनी इंट्राडे में क्लोज हुई हैं, तो उसको बोला जाता है परसेंटेज ऑफ डिलीवरी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसा मैंने बताया मिड साइज का बैंक है। ROCE जो है 4.95 है। ROCE होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है -4.87 है। डिविडेंड यील्ड 0 है। फेस वैल्यू 10 है। बुक वैल्यू 250 के आसपास की है और ये 127 पर भी काम कर रहा है। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे 127 इंटू 254 बनता है। ऑलमोस्ट उसके हाफ पे ये काम कर रहा है। ग्राफ पे देखेंगे तो आप 200 DM में जस्ट इसने अभी थोड़े दिन पहले 27 नवंबर के आसपास इसने इसको क्रॉस किया है। तो जो शेयर 200 DM को क्रॉस करता है उसके ऊपर बन के काम काज करता है। वॉल्यूम भी देखिए यहाँ कितने कम वॉल्यूम चल रहा था इसका और यहाँ कितने शार्प वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं। कैसे इसने क्रॉस किया 200 DM को, कितने शार्प वॉल्यूम्स इसके चले हैं। तो बुलिश मोड में वो स्टॉक जो है माना जाता है। जैसा मैंने बताया, स्टॉक की ट्रेडिंग एट 0.51 ऑफ इट्स बुक वैल्यू। अगर पिछले कुछ क्वार्टर्स को कंपेयर कर लें हम, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो रेवेन्यू जो है 11,688 करोड़ का हुआ करता है जून 2018 में, जो कि अब 17,934 का है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ इंक्रीज हुआ है। अगर नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो 341 करोड़ का हुआ करता था जून 2018 में, जो कि अब 466 करोड़ के आसपास का पहुंच गया सितंबर 2020 में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको इंक्रीज होता नज़र आएगा। बीच के जो क्वार्टर हैं आपको नेगेटिव भी नज़र आएंगे, बट ओवरऑल जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको इंक्रीज होता नज़र आ रहा है। अगर ईयर ऑन ईयर अब इनको कंपेयर करेंगे बैलेंस शीट पे, तो रेवेन्यू जो है मार्च 2009 में 17,000 करोड़ के आसपास का हुआ करता है, जो कि अब इंक्रीज होकर 49,000 करोड़ का हो गया। 17,51 ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 2,042 करोड़ का था 2009 में, बट मार्च में देखेंगे 2019 में तो 602 करोड़ का था, बट यहाँ पर
माइनस में गया है, लॉस किया है इसने 2000 करोड़ के आसपास का। तो बीच बीच में हम देखेंगे अच्छे क्वार्टर्स ईयर गए हैं इसके, बट 2016 देन 18 और फिर 20, ये 3 ईयर जो हैं इसके काफ़ी ख़राब गए हैं, जो अल्टरनेट गए हैं। तो नेक्स्ट ईयर जो है इसका अच्छा होने की उम्मीद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर्स का, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 66.30 से इंक्रीज हुई है, 78.55 के आसपास की इनकी प्रमोटर होल्डिंग है। जैसा आपको पता है गवर्नमेंट बैंक है 78.55 उनके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। FII के पास जो है 7.74 से रिड्यूस हुई है 2.29, DII के पास 19.84 से रिड्यूस होकर 8.90 के आसपास है। पब्लिक के पास जो है इंक्रीज हुई है 6.13 से 10.27% के आसपास। अगर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर हम अपनी चेकलिस्ट को भी देख लेते हैं टिकर टेप साइट के ऊपर, तो एंट्री पॉइंट बताया गया गुड टाइम टू कंसिडर, ये ओवरबॉट जोन में नहीं है, नो रेड फ्लैग, कंपनी के ऊपर कोई भी सेबी की तरफ से सर्विलांस पे नहीं लगाया गया, ASM लिस्ट में नहीं है, GSM लिस्ट में नहीं है। सर्विलांस में होता है ASM लिस्ट, GSM लिस्ट में कि जब शेयर की वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वोलेटाइल हो जाता है, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, या फिर कंपनी के फंडामेंटल ड्रास्टिकली चेंज होने लगते हैं, तो उसको ASM GSM लिस्ट में डाला जाता है, यानी सर्विलांस पे लगाया जाता है उसको चेकिंग के लिए। तो इसके ऊपर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग कोई प्लज नहीं है, डिफ़ॉल्ट होने के कोई चांसेस नहीं है। फाइनेंशियल जैसा मैंने बताया PSU बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, मिड कैप बैंक है, रैंकिंग जो है 161 के आसपास की है, और लो रिस्क जैसे मैंने बताया लो रिस्क बैंक है। कैनरा बैंक स्टॉक जंप्स टू हाईएस्ट इन 9 मंथ्स आफ्टर QIP लॉन्च, आप देख सकते हैं ये न्यूज। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसे ग्राफ के ऊपर। ग्राफ आप देखेंगे तो प्री कोविड लेवल पे ये जो काम किया करता था वो ऑलमोस्ट आप यहाँ देखिए 230 के आसपास इसका रेट हुआ करता था, जो कि ये डाउन आके कोविड टाइम पर 77-78 के आसपास ये पहुँच गया था। तो देखिए 230-35 के लेवल से 75 के आसपास पहुँच गया था, और अभी भी ये आपको 127 पे मिल रहा है, यानी प्री कोविड लेवल से अभी भी ये लगभग 105 रुपये के आसपास डाउन है। यहाँ इसने बहुत कंसोलिडेट किया है इस लेवल के ऊपर। उसके बाद ये ब्रेक हुआ था नीचे जब रिजल्ट्स आए थे, यहाँ पे फिर कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट करने का मतलब यहाँ पर ही कंसोलिडेट है, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट किया, यहाँ से ये राइज होना स्टार्ट हुआ है। तो क्या इसके अंदर ऊपर का स्कोप बनता है? बिल्कुल बनता है। जो ये वाला पॉइंट था इसने जो ब्रेक किया 119-20 के आसपास का, 115 से 120 का पॉइंट, अगर ये इसको मेंटेन कर लेता है, मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद इसने यहाँ पूरा कंसोलिडेट किया, तब ये था कि ये शायद यहाँ से ब्रेक थ्रू देगा हमें, बट इसने यहाँ नहीं दिया था और ये नीचे आया। तो यहाँ पर देखिए इसने बहुत मंथ्स जिसे बोलते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास पूरा टाइम इसने निकाला। ये जो जोन बन गया था इसका, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ पर इसने जो 115 और 117 के आसपास का जो लेवल निकाला है इस कैंडल के साथ, तो एक अच्छा टाइम निकाला है इसने, और 147 को इसने टच किया है। अगर यहाँ से देखेंगे तो लगभग 86-85 के लेवल पे था ये, तो 140 के लेवल पे ये सीधा टच किया है। यहाँ से ये 140-46 जब इसने टच किया था 147, अभी 127 से मिल रहा है। 20 रुपये का इसके अंदर करेक्शन देख सकते हैं आपको, अभी भी 20 रुपये यहाँ से डाउन पे मिल रहा है। बट इसने जो मेन बात है कि 120 के लेवल को टच नहीं किया और यहाँ पे फिर ये कंसोलिडेट होना स्टार्ट हुआ है। यहाँ रेड कैंडल बनी, अगले दिन फिर ये डाउन स्टार्ट हुआ, और डाउन जो ये आया था वो 120, आप देख सकते हैं ये जो चीज़ है, और इस कैंडल की सबसे लो प्राइस 120.25 है। तो इसने 117, 18, 115 की जो रेंज है उस जोन को टच नहीं किया, और उसके बाद ये अगेन 5-7 रुपये इंक्रीज हुआ है। तो अभी जो स्ट्रॉन्ग जोन बन रहा है 115, 117 के आसपास का बन रहा है, और ये अगर इसको रिस्पेक्ट करता है तो ये अगेन 225 के आसपास आपको धीरे धीरे जाता हुआ नज़र आएगा, 225, 235 की रेंज में जाता हुआ नज़र आएगा। बीच में कहीं पे भी आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो काफ़ी टाइम इसने नीचे कंसोलिडेट किया, उसके बाद ये चलना स्टार्ट हुआ है। तो जब चीज़ें चलती हैं तो मोमेंटम में जब शेयर होते हैं तो अच्छा चलते हैं, और मार्केट में यही है, ट्रेंड इज ट्रेंड। जब कोई स्टॉक ट्रेंड में आता है, अपॉर्चुनिटी आती है हमारे पास कि उससे हम पैसा बना सकते हैं, तो उससे हमें पैसा बनाना चाहिए, चाहे वो PSU बैंक हो, चाहे कैसा भी स्टॉक हो, क्योंकि
जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स में की जाती हैं और ओवर द टाइम सालों साल रखा जाता है। पर कुछ पैसा आपके पेनी स्टॉक में होते हैं 2 से 3%, 5% के आसपास तक, और कुछ पैसा आपका होता है जहाँ से आप शॉर्ट टर्म में भी पैसा कमा सकते हैं, जस्ट लाइक स्विंग ट्रेडिंग से। अब इसके अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है, इसके अंदर आप थोड़ा पैसा लगा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का 2%, 3% के आसपास। स्टॉप लॉस रखिए अपना 115 के आसपास, 10-12 रुपये नीचे का, बट आपको हाई साइड में जो है 230-35 अगले 6 महीने के अंदर ही जाता नज़र आएगा। तो अच्छा इसके अंदर प्रॉफिट है। अगर ये इस लेवल को तोड़ता है, 230-35 के लेवल को तोड़ता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 300 के लेवल का। अगर ये इसको तोड़ देता है अगले 6 महीने में, साल में रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, या PSU गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग होती है इनको, या कुछ भी अच्छी न्यूज़ आती है सेक्टर के लिए, तो इस लेवल को अगर ये ब्रीच करता है तो आप देखेंगे 300 के लेवल भी इसने बनाए हुए हैं और ये इस लेवल पे भी जा सकता है। अगर मैं आपको इसका लाइफ टाइम हाई दिखाता हूँ तो आप देखेंगे इस शेयर ने, अभी हम जो बात कर रहे थे, इस टाइम स्टॉक यहाँ पर है, और मैं जो टारगेट दे रहा हूँ आपको 235-37 के आसपास का टारगेट दे रहा हूँ अभी। और अगर ये इसको ब्रीच करता है तो ये जो लेवल है 300 का, ये यहाँ पर भी आने का दमखम रखता है पूरा स्टॉक। और जब स्टॉक चलने स्टार्ट होते हैं तो एक लंबी रैली आती है। ये स्टॉक काफ़ी टाइम से नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं और काफ़ी, आपने सुना होगा, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट के अंदर। फार्मा चला है, IT चला है, FMCG चल गया है, प्राइवेट बैंक चल गए हैं, बट PSU सेक्टर अभी नहीं चला है। तो जब ये चलेंगे, क्योंकि सब स्टॉक भाग चुके हैं, अब जो पैसा लगेगा वो ऐसे सेक्टर्स में लगेगा जो नहीं भागा है। तो PSU बैंक्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए, ये बैंक्स बिल्कुल चल सकते हैं और ये शेयर एक ऐसा है जो बिल्कुल लीड करेगा। आप देखेंगे 250 क्रॉस करने के बाद, 230-35 को क्रॉस करने के बाद 300 का लेवल आता है, यहाँ पे इजीली जा सकता है। शेयर का लाइफ टाइम हाई अगर आप देखेंगे तो 821 पे भी इसने ट्रेड किया हुआ है 2010 में। तो देखेंगे बहुत लंबा टाइम इसने नीचे निकाला है। इसने क्या, सभी PSU बैंक्स ने निकाला है, और अब ये चलने स्टार्ट होंगे अगले साल 2 साल में, तो आपको अच्छे रिटर्न, डबल रिटर्न यहाँ से इजीली दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये 821 चला जाएगा, बट ये है कि आपको डबल तक के रिटर्न्स ये दे सकता है। जैसे अभी 125 के आसपास है, तो 230-35 या 250 के आसपास तो इजीली जाएगा। अगर आप इसे लंबा रख सकते हैं, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो 300 के आसपास भी आपको जाता हुआ नज़र आएगा। तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आप PSU बैंक्स में लगाना चाहते हैं, बट किसी एक पर्टिकुलर बैंक में नहीं लगाना चाहते, आपको रिस्क लगता है कि PNB में नहीं लगाना, या बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं लगाना, यूनियन बैंक में नहीं लगाना, या कैनरा बैंक में नहीं लगाना, तो आपको मैं एक सेफ जो है वो बताता हूँ। ये PSU बैंक की बीज है, जो कि आपको आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको इजीली मिल जाएगी, PSU बैंक बीज। तो आप इसके अंदर भी लगा सकते हैं। ये जो बीज होती है एग्जैक्टली जो PSU हमारा इंडेक्स है, PSU निफ्टी PSU बैंक का जो इंडेक्स है उसके ऊपर ही ये चलता है टोटली। तो आप इसके अंदर भी पैसा लगा सकते हैं। इसका जो कंपोजिशन है आप देखेंगे PSU बैंक का इन सभी बैंक्स के साथ बना है। जो भी इसके अंदर बैंक्स हैं आप देखेंगे सभी ही आज ग्रीन में बंद हुए हैं, जैसे इंडियन बैंक वगैरह, ये सब कुछ, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सब ग्रीन में बंद हुए हैं। तो ये इंडेक्स भी देखिए उसी रेशो में बढ़ता है जैसे ये शेयर्स ट्रेड करते हैं। अब आप इसका ग्राफ देखेंगे, ये एग्जैक्टली वैसे ही ट्रेड करता है जैसे कि बैंक बीज करती है। जैसे आपने सुना होगा प्राइवेट बैंक्स की जो बीज है, या निफ्टी बीज है, उसके अंदर लगाया जाता है, वैसे ही PSU बैंक की बीज है, उसके अंदर आप पैसा लगा सकते हैं। इसका ग्राफ देखिए और इसका ग्राफ देखिए, आपको एग्जैक्टली सिमिलर नज़र आएंगे। ये देखिए और इस ग्राफ को देखिए, एग्जैक्टली यहाँ से ये बढ़ना स्टार्ट हुआ था। ये ऑलमोस्ट डेट थी आपकी 19 नवंबर के आसपास की, और ऐसे ही इसके अंदर आप देखिए यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ है। सेम ग्राफ है, जैसे जैसे वो इंडेक्स बढ़ता है वैसे वैसे ही PSU बैंक की बीज बढ़ती है। इसके अंदर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाता है, किसी एक पर्टिकुलर आप बैंक में नहीं रहते हो। अगर किसी के रिजल्ट ख़राब आते हैं, वो शेयर नीचे जाता है, तो आपके पोर्टफोलियो पे ओवरऑल कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने एक डाइवर्सिफाइड इंडेक्स के अंदर पैसा लगाया हुआ है। और अगर आप इस इंडेक्स का देखेंगे, जो लो साइड है वो 12 रुपये के आसपास की लो साइड बनती है, और इसके बाद इसने जो बेस बनाया था वो ऑलमोस्ट 14-15 रुपये के आसपास का बेस था। अभी ये 20 रुपये के आसपास काम कर रहा है। और अगर इसका हाई देखेंगे
तो हमारे जो टारगेट्स हैं वो हम लेके चल रहे हैं 30 रुपये के आसपास के इमीडिएट। 20 रुपये का बी है ये, और 30 रुपये का हम इसका टारगेट्स अभी लेके चल रहे हैं। और लॉन्ग टर्म में यहाँ से ये 45 रुपीज़ अपना जो हाई है जो इसका 2018 में चला करता था, तो ये इसको भी टच करने का दमखम बिल्कुल रखता है। आप देखिए 2018 में ये 45 को भी क्रॉस किया था, बट हम अभी 2018 के लेवल को भी टच करते हैं, तो 20 रुपये से 45 रुपीज़ मोर देन डबल ये इजीली हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी बैंक चल जाता है, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर कैनरा बैंक, कोई भी बैंक चलता है तो उसके अकॉर्डिंग ही इंडेक्स चलता है, और इंडेक्स चलता है तो आपकी बैंक बीज भी चलती हैं, और इसके अंदर पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड रहता है। तो आप एक बैंक को ना उठा के आप बैंकिंग इंडेक्स पीएसयू बैंक बीज में भी पैसा लगा सकते हैं। इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। डाउन साइड देखिए बहुत ही लिमिटेड डाउन साइड है इसके अंदर। यहाँ से कोई भी करेक्शन अगर दे देता है और आपको थोड़ा सा भी डाउन पे अगर ये मिलता है तो आपको इसके अंदर लेना चाहिए। आप इसके अंदर मंथली एसआईपी भी कर सकते हैं। आप इवन प्राइवेट बैंक की जो बीज है उसके अंदर भी एसआईपी कर सकते हैं, निफ्टी बीज में भी कर सकते हैं, बट अभी वो इंडेक्स भागे हुए हैं। ये इंडेक्स काफ़ी सेफ है, नीचे है। यहाँ से देखिए 20 रुपये से 30 रुपये ईजिली जा सकता है, बीच में कहीं आपको कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको कैनरा बैंक का ग्राफ दिखाया था, ऑलमोस्ट ये वैसा ही ग्राफ है। आप देखिए एक बार इसे दोबारा देखिए। इस ग्राफ में यहाँ कंसोलिडेशन है, ऊपर गया है, यहाँ कंसोलिडेशन है। इसमें देखिए यहाँ कंसोलिडेशन है, ऊपर गया, यहाँ कंसोलिडेशन है, नीचे आया, यहाँ कंसोलिडेशन है, उसके बाद ये फिर भागा है। यहाँ देखिए सेम ग्राफ बनता है इस टाइप का, यहाँ पर भी देखिए सेम ग्राफ है। तो आप किसी पर्टिकुलर बैंक में लगाना चाहते हैं, कैनरा बैंक मेरी चॉइस है, आप इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। अपनी बुक वैल्यू से आधे पे चल रहा है, ग्रो कर रहा है, रिजल्ट्स धीरे धीरे अच्छे आ रहे हैं, बिल्कुल डाउन पे ये आपको मिल रहे हैं, चीप पे मिल रहे हैं। और नहीं लगाना चाहते तो बैंक पीएसयू बैंक की बीच में ही पैसा लगा सकते हैं। यहाँ से ईजिली आपको अगले 1-1.5 साल में ही पैसा डबल करके देंगे, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। थैंक यू, धन्यवाद।